नोच कर मार डाला। छोड़ दो मुझको, छोड़ दो। नोच कर मार डाला, मार डाला। साहब बहुत परेशान करके रखा उसने, रात को उठ के चिल्लाने लगती है। कल आधी रात को उसने मुझे डरा ही दिया साहब। उसके माँ बाप एक तांत्रिक को लाए थे। बहुत जिद्दी आत्मा थी, आसानी से नहीं जा रही थी, पर मैंने अपने सिद्धि से उसे इसके शरीर से निकाल दिया है। अभी बिल्कुल ठीक है। वो बोला सब कुछ ठीक है, पर कुछ ठीक नहीं है सर। अभी भी उसका रात को चीखना चिल्लाना चालू है। मैं तो बोलता हूँ साहब, कोई भूत वूत नहीं है, सब नाटक कर रही है वो अपने पति को दबा के रखने के लिए। जो भी है साहब, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हमारा जीना उधर मुश्किल हो गया। मात्रे सर, जाके देखो मामला क्या है। भूत, पिशाच, आत्मा, इस सब के वजूद पर हमेशा से सवालिया निशान रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि इंसान की तरह आत्मा के वजूद को भी नकारा नहीं जा सकता है, और कुछ लोग इसे मन का वहम और अंधविश्वास बताते हैं। विज्ञान भी भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारता है, लेकिन मलाड में अपने पति और अपनी बेटी के साथ रहने वाली शिल्पा इस तरह से अचानक अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही थी? क्या वो सच में किसी आत्मा की चपेट में थी, या फिर वो किसी तरह का नाटक कर रही थी? आखिरकार शिल्पा अपने इस संदिग्ध बर्ताव से साबित क्या करना चाहती थी? क्या वो किसी अनहोनी का शिकार हुई थी, या वो किसी जुर्म का हिस्सा बनी थी, या वो खुद दोषी थी? इन सारे सवालों के जवाब में शायद कुछ ऐसा छिपा था जो भयभीत करने वाला था। आप शिल्पा के पति सुरेश हैं? जी सर। मुझे आपकी पत्नी से कुछ बात करनी है। मिसेस यादव, आपके पड़ोसियों ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है कि आप रात भर चीखती चिल्लाती रहती हैं, जिसकी वजह से उन सबको प्रॉब्लम होती है, डिस्टर्ब होते हैं वो। क्या प्रॉब्लम है आपको? कोई आपको मारता पीटता है? कोई आपको टॉर्चर करता है? देखिए मिसेस यादव, जब तक आप हमें बताएंगे नहीं तब तक हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। प्लीज बताइए हमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ सर, पड़ोसी सच कह रहे हैं। शिल्पा चिल्लाती है, पर मैं उसे मारता हूँ इसलिए नहीं। साहब मैंने आज तक उस पर उंगली तक नहीं उठाई। चाहिए तो आप मेरी बेटी से पूछ ले, मधु से पूछ लीजिए ना। क्या आपके पापा आपकी मम्मी के साथ मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं? अगर आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई अनबन नहीं है, तो तुम्हारी पत्नी ऐसे क्यों रिएक्ट करने लगी? वो रात रात भर चिल्लाती क्यों है? पता नहीं साहब, ये सब कुछ 10 महीने पहले चालू हुआ। कोई कहता है शिल्पा पागल हो गई है, कोई कहता है नाटक कर रही है, उसके माँ बाप कहते हैं भूत का साया है। तुम उसे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट या डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? साहब मैं शिल्पा से प्यार करता हूँ, आपको लगता है मैंने ये सब कुछ किया नहीं होगा? सब कुछ किया सब, कुछ फायदा नहीं होता इसका। कभी तुमने शिल्पा से ये पूछा है कि आखिर 10 महीने पहले उसने ऐसा क्या देखा या फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो ऐसा रिएक्ट करने लगी? बहुत बार पूछा सर, पर वो बताए तो ना। जब होश में रहती है तो गुमसुम रहती है, नींद से उठती है, चिल्लाने लगती है, बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल जाती है। सब मालूम नहीं साहब, हमारे संसार को किसकी नजर। सर शिल्पा की हालत तो बहुत खराब है। वैसे उसके घर में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन वो जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती है, जैसे ना कुछ देख रही हो ना ही कुछ सुन रही हो। सर मुझे लगता है कि उसको किसी बात का गहरा सदमा लगा है। मात्र एक अच्छी खासी औरत बिना किसी मेडिकल इश्यू के इस तरह का डिस्टर्ब बिहेवियर करने लग जाती है, क्यों? ऐसा करो, एक आदमी उसके घर के बाहर सर्विस पे लगा दो, देखो क्या होता है। ठीक है सर।
शिल्पा, मार डाला उसे, चुन चुन शिल्पा! मार डाला शिल्पा! फिर दफन कर दिया। मार डाला उसे चुन चुन के मार डाला, फिर दफन कर दिया। मार डाला उसे मार डाला। सर, वो औरत बार बार एक ही बात बोलती रहती थी, मार दिया, गाड़ दिया, दफन कर दिया। और उस टाइम वो एकदम पागल जैसे हो जाती थी, जैसे कुछ बताना चाहती है सर, पर वो कुछ उसके आगे बता नहीं पा रही। मात्र ये भूत वाली थियरी तो कंफर्म होने से रही। अब रहा पागलपन। इसका मतलब यह है कि उसके पागलपन की वजह है वो हादसा जो उसके मन में घर कर गया, और ये इतनी डरी हुई है कि नॉर्मली नहीं हो पा रही। इस शिल्पा और उसके पति सुरेश की इंफॉर्मेशन निकालो जरा। 10 महीने पहले तक तो शिल्पा वही एकदम ठीक थी, बहुत मिलनसार और खुश रहा करती थी। वो रोज अपनी बेटी मधु को आपके घर छोड़ने आती थी। हाँ, क्यों? वो काम पे जाती थी ना, इसलिए मधु को यहाँ पे छोड़ती थी। सर एक डांस क्लास है, उसमें रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। काम क्यों छोड़ा? मालूम नहीं साहब। मतलब तुम्हारी बीवी ने नौकरी छोड़ने का डिसीजन ले लिया और तुम्हें उसकी वजह तक नहीं मालूम है? सर मैंने बहुत बार पूछने की कोशिश की। एक्चुअली क्या होता था सर कि मैं ऑफिस छुट्टी के बाद उसे डांस क्लास पिकअप करने के लिए जाता था। मैं डांस क्लास पहुंचा तो तब तक वहाँ से वो निकल चुकी थी। मैंने फ़ोन लगाया था, फ़ोन नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा वो घर चली गई होगी, तो मैं भी घर चला आया। सर मैं घर पहुंचा तो घर के बाहर ही बैठी हुई थी। तुम यहाँ बैठी हो, अंदर क्यों नहीं? अजीब तरीके से रो रही थी, मालूम नहीं उसका ध्यान कहाँ था, क्या सोच रही थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो ऐसा लगा कि अभी अभी नींद से जागी है। गले लगा के बहुत जोर जोर से रोने लगी। तुमने उससे पूछा नहीं कि क्या हुआ? पूछने की कोशिश की थी साहब, पर उसने कुछ नहीं बताया। अगली सुबह मैंने उससे पूछा कि काम पे नहीं जाना है, तो वो बोली आज से काम पे नहीं जाऊंगी। जोर देके पूछा तो मुझ पर भड़क गई। उस दिन से आज तक उसका पागलपन वैसे कि वैसा है। ऐसा क्या हुआ था कि उसने नौकरी छोड़ दी और ऐसी हालत हो गई? सर मुझे लगता है कि शिल्पा के साथ जो कुछ भी हुआ है, या तो क्लास के दौरान हुआ है या तो क्लास से घर लौटते वक्त हुआ है। शिल्पा ये जो बार बार बोलती रहती है मार डाला, दफन कर दिया, इससे एक तुक तो लगाया जा सकता है कि मामला शायद खून का हो। जरा शिल्पा के डांस क्लास जाके पता करो। ठीक है सर। ये डांस क्लास आप ही चलाते हैं ना? हाँ सर। आपके यहाँ एक लड़की एज ए रिसेप्शनिस्ट काम करती थी, शिल्पा नाम की, राइट? हाँ सर, बिना नोटिस दिए वो अचानक काम छोड़ के चली गई और ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए हैं, और 11 जून को वो लास्ट टाइम काम पे आई थी। कमाल है, उसके काम छोड़ने की तारीख आपको मुंह ज़बानी याद है? वो इसलिए सर क्योंकि 12 जून को हमारी डांस क्लास का स्थापना दिवस होता है और बहुत सी तैयारी करनी होती है, और उसके जाने की वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। 11 तारीख को वो कितने बजे गई थी? नॉर्मल टाइमिंग से थोड़ा लेट हुआ होगा सर, क्योंकि अगले दिन फंक्शन की बहुत तैयारियां करनी थी। वो अकेली नहीं रुकी थी, बाकी लोग भी उसके साथ थे। और आप कहाँ थे? सर 11 जून को मेरी वाइफ का बर्थडे होता है, तो इसलिए मैं 5 बजे यहाँ से निकल गया था। शिल्पा रुकी थी क्योंकि उसका हस्बैंड उसको लेने आने वाला था। शिल्पा यहीं क्लास में ही रुकी थी? नहीं सर, बाहर रुकी थी क्योंकि 9:30 बजे सेटर बंद हो जाता है। सर शिल्पा उस रात यहीं पर खड़े होकर अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। सर ये एरिया काफ़ी सुनसान है और मार्केट भी आगे से लेफ्ट टर्न लेने पे ही शुरू होता है, इसलिए सर मुझे ऐसा लगता है कि शिल्पा के साथ जो कुछ भी हुआ है यहीं पे हुआ है सर। मात्र ऐसा भी तो हो सकता है कि शिल्पा के साथ कुछ न हुआ, बल्कि उसने कुछ होते हुए देखा हो जिसका सदमा उसे लगा है। जरा उस तरफ देखते हैं, हो सकता है कुछ हाथ लग जाए। ठीक है। मात्रे सर पूरा मैदान सूखा हुआ है, ये सिर्फ इतने हिस्से में घास उगी हुई है। जरा आसपास कोई वॉचमैन है तो बुला के लो। ठीक है सर। सर ये डंप यार्ड का वॉचमैन है। कब से काम करते हो यहाँ? साहब 2 साल से। तब तो तुम्हें आइडिया होगा यहाँ कोई पानी की पाइपलाइन जाती है क्या, या पानी का कोई और सोर्स?
नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं। ठीक है, जाओ। जी सर। मात्रे, पानी का कोई सोर्स नहीं और पूरे मैदान में सिर्फ यहाँ पे हरी घास उगी हुई है, समझ रहे हो? क्योंकि जमीन में दफनाई हुई बॉडी डिकम्पोज होने के बाद खाद का काम करती है। एक मिनट, थोड़ा संभाल के खोलो। गोल्ड का ब्रेसलेट है हाथ में। इसका मतलब ये खून लूटफाट के इरादे से नहीं किया गया होगा। लगता है शिल्पा ने यही मर्डर देखा होगा और जिसका असर उसके जहन पे आज भी है। मात्र इस ब्रेसलेट पे किसी ज्वेलर का मार्क है। जरा पता करो ये किसने बनाया और किसने बनवाया, और आसपास का एरिया अच्छे से छान मारो, देखो मर्डर वेपन मिलता है क्या। कंकाल को फोरेंसिक के लिए भेज दो। तुम मधु बेटा, आप नीचे जाओ खेलने के लिए। आपके दोस्त लोग सब नीचे खेल रहे हैं, चलो भागो। हाँ। बात समझ में नहीं आती तुझे? कहा था ना मैंने, वहां पुलिस पहुंच गई है, कल हमारे घर तक पहुंच जाएगी, हम सब लोग पहुंच जाएंगे। मुंह बंद रख। मेरी तरफ देखो, पुलिस आ गई है ना, मुंह बंद रखना, समझी तू? समझी? मिसेस यादव से कुछ बात करनी है हमें। आइए ना सर। मिसेस यादव जिसे आप मार देने की, गाड़ देने की बात करती है, शायद वहां तक हम पहुंच गए। आपकी क्लास के सामने के मैदान में से हमें कंकाल मिला। इसी मर्डर की बात करती है ना, या कोई और बात है? कुछ तो बताइए। मिसेस यादव, जब तक आप हमारी मदद नहीं करेंगी तब तक हम उसको इंसाफ नहीं दिला सकते जिसका मर्डर हुआ है। ये वही मर्डर था ना जिसको आपने होते हुए देखा है? आपने खूनी को भी देखा था ना, आप पहचान सकती हैं ना उसे? कुछ तो बताइए मिसेस यादव, कुछ तो बोलिए। किसने मारा, किसको मारा? आप उनमें से किसी को जानती हैं? अगर पहचान सर प्लीज, आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ और जोर मत डालिए। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है उसने, प्लीज। ठीक है, आप जरा हमारे साथ आइए। मिस्टर यादव, डॉक्टर गीता पंचाल एक साइकियाट्रिस्ट हैं। आज से आपकी पत्नी का इलाज वो करेंगे, क्योंकि अब ये केस एक मर्डर केस बन चुका है और शिल्पा यादव उसकी आई विटनेस हो सकती है, इसलिए उनका ठीक होना जल्द से जल्द बहुत जरूरी है। इसमें आप भी हमें कोऑपरेट करेंगे? आपको सर, ध्यान रखिएगा उनका। चलते हैं। एक भूतग्रस्त लड़की से एक मानसिक असंतुलन से जूझती लड़की तक शुरू हुआ यह केस अब एक मर्डर केस में तब्दील हो चुका था, जिसे कई महीनों पहले अंजाम दिया गया था। पुलिस को एक कंकाल मिला था जिसकी पहचान उनके लिए चुनौतीपूर्ण होने वाली थी। शिल्पा कुछ भी कहने में असमर्थ थी और साथ ही उस पर सुरेश का दबाव भी था। तो क्या सुरेश ही इस हत्या का जिम्मेदार था? और उसने जो कहानी पुलिस को सुनाई थी, क्या वो झूठी थी? कहीं वो खुद ही तो शिल्पा की इस हालत का जिम्मेदार नहीं था, या फिर शिल्पा भी किसी तरह से इस गुनाह से जुड़ी हुई थी? ये जो तुम्हारे डांस क्लास के सामने जो प्लॉट है, ये किसका है? ये प्लॉट मिस्टर रजत शाह का है। वो इंडिया नहीं, सिंगापुर में रहते हैं और कई सालों से यहाँ पे आए भी नहीं। पाटिल सर, रजिस्ट्रार के ऑफिस से इस प्लॉट की पोस्टल एड्रेस निकालो और ओनर की डिटेल्स निकालो। ओके सर। ये ब्रेसलेट आपके ही शॉप पे बना था? हाँ सर, ये हमारे यही का है।
बिल दिखाइए। सुभाष मिस्त्री। हाँ, ये हमारे पुराने कस्टमर है और ये उनका पता है। जी कहिए। देखिए, हम आपका दुख समझते हैं, लेकिन ड्यूटी है, क्या करें, करनी पड़ती है। आप बता सकते हैं कि ये ब्रेसलेट किसका है? ये मेरे बेटे पूजा का। कब से लापता है आपकी बेटी? 11 जून से। उस दिन वो कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन आज तक लौट के नहीं आई। आपने अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी? जी, कांदीवली पुलिस स्टेशन में। चारकुप के एक मैदान में हमें एक कंकाल मिला है। जिस जगह वो कंकाल मिला है उसके सामने डांस क्लासेस। आपकी बेटी डांस क्लास जाती थी क्या? उसकी ऐसी कोई सहेली हो जो वहां जाती और जिससे मिलने वो गई हो? जी नहीं, उसके ऐसे कोई दोस्त नहीं थे। मात्र कांदिवली पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो और पूजा की मिसिंग रिपोर्ट और उससे रिलेटेड सारे केस पेपर्स मंगवाना। ठीक है सर। आप लोगों ने अपनी बेटी का कमरा पूरी तरह से समेट दिया। आपको यकीन था कि वो वापस नहीं आएगी? 10 महीने हो गए पुलिस कंप्लेंट किए हुए सर। पुलिस ने उम्मीद छोड़ दी थी पूजा के मिलने की, और हम दोनों में से कोई भी इस कमरे में आता था तो पूजा का किसी से कोई अफेयर वगैरह था क्या, या कोई दुश्मनी? आपकी किसी से कोई रंजिश थी क्या, जिसकी वजह से पूजा को कोई मार सकता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। ये रही कांदीवली पुलिस स्टेशन से पूजा की मिसिंग रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन की फाइल। इसके मुताबिक पूजा 10 महीने पहले 11 जून 2016 को अपने कॉलेज जाने के लिए निकली थी। हाँ सर, लेकिन पूजा के दोस्तों के बयान के मुताबिक वो उस दिन कॉलेज पहुंची ही नहीं थी, और पुलिस के मुताबिक कॉलेज पहुंचने से पहले ही पूजा का फोन बंद हो गया था। इसका मतलब पूजा को आधे रास्ते से ही उठा लिया गया। शिल्पा के साथ जो हादसा हुआ वो भी 11 जून को हुआ, लेकिन रात में, और क्लास और शिल्पा के आई विटनेस होने के बीच का जो समय है उसके मुताबिक या तो पूजा को मार के वहां ले जाके दफनाया गया या फिर वहीं मार के दफनाया गया। तो शिल्पा जब तक बयान देने की हालत में नहीं होती तब तक हमारे लिए ये सिर्फ एक अंदाजा है। यस सर। डॉक्टर पंचाल, मिसेस यादव की तबीयत अब कैसी है? काफी बड़ा सदमा लगा है, उसे हील होने के लिए थोड़ा और टाइम देना चाहिए। आइए ना, आपसे कुछ बात करना है। बहुत अच्छा, ऐसे ही चुप रहना तो इन लोगों से जल्दी पीछा छूटेगा। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पूजा का मर्डर 1 से 20 जून के बीच में हुआ है, और मर्डर किसी चाकू या धारदार वेपन से किया गया है, क्योंकि हड्डियों पे स्क्रैच के निशान मिले हैं सर। इसका मतलब है कि फोन स्विच ऑफ होने से मौत होने तक पूजा किडनैपर के कब्जे में थी। सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसका किडनैप हुआ ही ना हो, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से किसी के साथ गई। मात्रे, अगर ऐसा भी है तो उस पास्ट के पर्सन को हमें ढूंढ के निकालना तो होगा।
जरा पता करना होगा कि पूजा का घर वालों से और बाहर वालों से रिश्ता कैसा था। मुझे माफ करना बेटा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। मेरी एक गलती की वजह से तेरी जान चली गई। असली गुनहगार तो मैं हूं। मैंने तुम्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया। मुझे माफ करना बेटा, मुझे माफ करना, माफ करना पूजा। तुम्हारी सोसाइटी में जो सुभाष मिस्त्री रहते हैं, उनकी बेटी पूजा मिस्त्री ये कैसी लड़की थी? हंसमुख थी साहब, बहुत अच्छी लड़की थी साहब। हम कभी उसको उदास नहीं देखे साहब। पूजा जैसे बच्चे आजकल कहाँ देखने मिलते हैं सर। रोज अपने पापा को लेकर नीचे घूमने आया करती थी। सुहास जी को कभी पूजा से सीधे मुंह बात करते हुए नहीं देखा। पता है, सुबह सुबह ताज़ी हवा में घूमने से ना हमेशा माइंड फ्रेश हो जाता है, पॉजिटिविटी आती है और विल पावर भी बढ़ जाती है। फिर ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। पापा पानी पियो, पानी पियो। पापा आप मुझसे नाराज हो ना, तो पानी पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? पापा प्लीज, कब तक नाराज रहोगे मुझसे? पापा प्लीज पानी पी लो ना, पापा प्लीज पानी पी लो ना पापा। ये सुभाष जी पूजा से किस बात पे नाराज रहते थे? साफ साफ तो कुछ पता नहीं है, लेकिन सुहास जी हमेशा कहते थे उसने उनकी जिंदगी छीन ली है, वो कभी भी पूजा को माफ नहीं करेंगे। सर पूजा फ्रेंडली थी, पर वो हमारे इतने क्लोज नहीं थी कि हम उसके बारे में कुछ जान सके। हाँ, उसकी बेस्ट फ्रेंड नीलिमा है, शायद उसे कुछ पता हो। सर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड तो थी, पर कभी अपने पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस नहीं किया। हाँ, उसे एक लड़का लेने और ड्रॉप करने ज़रूर आता था। कौन था वो लड़का? क्या नाम था उसका? सर नाम तो याद नहीं, कभी पूजा ने मिलवाया ही नहीं। हाँ, उसके कार के साथ हमने सेल्फी ज़रूर ली थी। वो सेल्फी है तुम्हारे पास? हाँ, फ़ोन में ही है सर। मुझे दिखाओ। सर जब हम सुभाष से पहली बार मिले थे तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि वो अपनी बेटी से बात तक नहीं करता होगा। और उस दिन उन्होंने पूजा का किसी से अफेयर होने से भी इनकार किया था, जबकि इंक्वायरी में ये सामने आया है कि एक लड़का कॉलेज में रोज पूजा को लेने और छोड़ने जाता था। सर हो सकता है कि ये अफेयर ही सुभाष की नाराजगी की वजह? बिल्कुल हो सकता है। मैं सुभाष से पूछताछ करता हूँ, तुम आरटीओ से उस गाड़ी की डिटेल्स निकाल दो। ठीक है सर। सॉरी हम आपको ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन पूजा के बारे में कुछ सवाल पूछना है। पूछिए। हमें पता चला है कि आप पूजा से बात नहीं करते थे, वजह जान सकते हैं? सर आपने जिस गाड़ी का नंबर दिया था वो गाड़ी किसी असलम के नाम पर रजिस्टर है सर, ये उसके एड्रेस। हाँ मैं नाराज था उससे, लेकिन नाराज होने की भी वजह थी सर। उसकी एक गलती ने मुझे, 2 साल पहले की बात है, उसने कार चलाने की जिद की थी। पूरी तरह उसके अगेंस्ट था, लेकिन पापा क्या प्रॉब्लम है? मैं कार क्यों नहीं चला सकती? क्योंकि तुम्हें कार चलाना नहीं आता। पर एक ड्राइवर के लिए जो मैच्योरिटी होनी चाहिए वो तुम में नहीं है। पापा कार एक मशीन है और उसके लिए मैच्योर होने के लिए उसे चलाने आने की जरूरत होती है। पूजा, सिर्फ स्टीयरिंग घुमाना मतलब कार चलाना नहीं होता। अरे उन लोगों के बारे में सोचना पड़ता है जो रास्ते पर चलते हैं। अरे तुम्हारा क्या भरोसा? क्यों बहस कर रहे हैं इससे? जानते हैं कि जीतेंगे। ऐसी एक बात कहूं, कार चलाना सीख लिया है इसने। सारिका तुम बीच में मत पड़ना। नहीं मतलब नहीं।
सारिका, तो मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ? अरे यही तो रखी थी। उसकी जिद में मैंने अपने दोनों पैर खो दिए। उसके बाद मैंने उसको कभी माफ नहीं किया। अगर उसको माफ करता तो शायद आज मेरी बच्ची मेरे पास होती। मतलब? पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पापा पापा प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि 2 साल पुरानी बातें आपके किसी काम नहीं आएगी। मिस्टर मिस्त्री, क्या हमारे काम का है क्या नहीं है ये हमें डिसाइड करने दीजिए। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है शेयर कीजिए प्लीज। इन्हें तो पता नहीं, आप बता सकती हैं कि बात क्या थी? सर, जो गाड़ी पूजा को कॉलेज से पिकअप करती थी वो किसी असलम नाम के आदमी की है। सर, ये असलम गाड़ियां रेंट पे देता है। मैंने उसका रजिस्टर चेक किया तो पता चला कि उन दिनों किसी ऋषि नाम के लड़के ने ये गाड़ी रेंट पे ली हुई थी। सर, ऋषि ने जो नंबर दिया था वो डिस्कनेक्ट है और जो एड्रेस दिया था वहाँ पे ताला लगा हुआ है। पूजा के माँ बाप से पता करो वो किसी ऋषि को जानते हैं क्या, और ये सुभाष की बीवी सारिका का बैकग्राउंड भी जरा चेक करो। उसको गड़बड़ है इस पति पत्नी में। ये सारिका जितना अपने आप को सीधा दिखाती है उतनी है नहीं। 2 साल पहले सुभाष का एक्सीडेंट हुआ, उसने अपनी नौकरी गंवा दी। पूजा कॉलेज में पढ़ती थी, सारिका हाउसवाइफ है। कि घर का खर्चा कैसे चलता है? कत्ल के मामले में पुलिस के हाथ कंकाल लगे अब 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका था, लेकिन अब तक पूजा की पहचान के अलावा पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा था। ऋषि के नाम पर उम्मीद जगी थी, लेकिन वो भी टूट गई जब सुभाष और सारिका ने ऋषि नाम के किसी भी लड़के को जानने से इनकार कर दिया। पुलिस को फिर से एक उम्मीद दिखाई दी जब उन्हें यह पता चला कि घर के खर्चे को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुभाष और सारिका ने एक लड़के को पेइंग गेस्ट रखा है जिसका नाम राजा है। कौन है ये राजा और क्या उसका पूजा के कत्ल से कोई ताल्लुक है? सर, राजा हमारा पेइंग गेस्ट था। अब कहाँ है ये राजा? वो तो पता नहीं, 1 साल का प्रोजेक्ट था उसका। प्रोजेक्ट खत्म हुआ और वो चला गया। हमने पूछा भी नहीं कि कहाँ जा रहा है। और ये पेइंग गेस्ट आपको मिला कैसे? ऐड दिया था पेपर में, वही पढ़कर आया था। हमें लड़का शरीफ लगा, हमने रख लिया। उसकी पुलिस एनओसी करवाई थी आपने? नहीं सर, लड़का ठीक ठाक लगा, शरीफ लगा, तो जरूरत नहीं समझी। ऐसे बिना जान पहचान के, बिना बैकग्राउंड चेक किए, बिना पुलिस एनओसी के आप किसी को भी घर में रख लेते? शर्म आनी चाहिए आपको। आप जैसे लोगों की वजह से क्राइम को बढ़ावा मिलता है। अजीब किस्म के लोग हैं सर, बिना किसी जानकारी के पेइंग गेस्ट रख लेते हैं। उनकी बेटी का अफेयर चल रहा है, वो रोज किसी से मिलती जुलती है और इन्हें कुछ पता ही नहीं है। अजीब लापरवाह किस्म के लोग हैं सर। मात्र ये भी तो हो सकता है कि लापरवाह है नहीं, बन के दिखा रहे हो। एक काम करो, ऋषि के तब के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो जब उसका फोन एक्टिव था, और सारिका और सुभाष के तब के भी और अब के भी। ठीक है सर। हेलो, साले तेरी हिम्मत कैसी हुई यार फोन करने की? तेरी वजह से मेरा सब कुछ। हेलो, तुमने यहाँ क्यों फोन किया? रुको, मैं आती हूँ तुमसे मिलने। सर, ये रहे ऋषि के 1 साल पुराने नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स।
सर अक्सर जिन नंबर पे इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स हुए हैं उनमें एक नंबर तो पूजा का है ही, लेकिन एक नंबर ऐसा भी है जिन पर पूजा से भी ज़्यादा लंबी बात की है ऋषि ने। किसका नंबर है? सर ताज्जुब की बात यह है कि ये नंबर भी ऋषि के ही नाम पे रजिस्टर्ड है। ऋषि के नाम? यस सर। और सर जब हमने सारिका के बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि हमारे ही पुलिस स्टेशन में सारिका ने 1 साल पहले एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी अपने देवर प्रदीप के खिलाफ। ये रही उसकी कॉपी सर, ये देखिए। मैंने प्रदीप के खिलाफ कंप्लेंट की थी क्योंकि उसने हरकत ही ऐसी की थी। वो इनकी बीमारी का फायदा उठाना चाहता था, मेरा फायदा उठाना चाहता था, और उल्टा मुझे धमकी दे रहा था कि अगर मैंने मुंह खोला तो मेरा घर बर्बाद कर देगा। बस इसीलिए मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी पुलिस में। बाद में आपने उसकी जमानत भी करवाई? जी नहीं, मैंने जमानत नहीं करवाई थी उसकी, इन्होंने करवाई थी, ये जानते हुए भी कि वो मेरे साथ क्या करना चाहता था। कुछ नहीं करना चाहता था सर मैं उसके साथ, वो झूठ बोल रही है। उल्टा मैं जब भी भैया से मिलने जाता वो कुछ ना कुछ बहाना करके मेरे पास आती थी और मुझे चिपकती थी। तो जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो उसने पुलिस में शिकायत क्यों की? सर वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, बस वही बात है। उसे पता था कि अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो वो फंस जाएगी, इसलिए उसने मुझे पहले फंसा दिया। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो सारे इल्जाम तुम पे झूठे लगा रही है? हाँ सर, वो एक नंबर की मतलबी औरत है सर। मैं तो क्या, उसने अपने पेइंग गेस्ट तक को नहीं छोड़ा, और मैंने खुद अपनी आंखों से उन दोनों को रंगरलिया मनाते हुए देखा है सर। हो सकता है तुमने ये सब कुछ सारिका से बदला लेने के लिए किया। सारिका ने तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की, और बदले में तुम उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। और ये भी हो सकता है कि तुमने उसकी बेटी का खून भी किया हो। सर मेरा उस कमीनी औरत के साथ कोई लेना देना नहीं है सर। और जहाँ तक पूजा का सवाल है, वो तो मेरी बेटी की तरह है। वो भी मुझे बहुत मानती थी सर, अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करती थी मेरे साथ। तब तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ऋषि नाम के एक लड़के के साथ उसका अफेयर चल रहा था। ऋषि? नहीं सर, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। वो मुझे जब भी मिलती थी अपने मम्मी पापा के बारे में, राजा और रघु के बारे में बात करती थी। ये रघु कौन है? सर रघु उनके यहाँ पर एक नौकर था, करीब 1 साल पहले वो नौकरी छोड़कर चला गया। पता करो ये रघु आजकल कहाँ है। सर सुभाष के घर पे जो राजा पाटिल पेइंग गेस्ट था, उसका ऑफिस का एड्रेस मिल गया सर। आपके यहाँ राजा पाटिल नाम का एम्प्लॉय काम करता है ना? राजा पाटिल? सॉरी सर, इस नाम का कोई भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम नहीं करता। हो सकता है कि 1-1.5 साल पहले काम करता हो। सर अब इतना पुराना तो कुछ याद नहीं मुझे, लेकिन हाँ, हम अपने एम्प्लॉयज़ के नाम और एड्रेस हमेशा मेंटेन करते हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। प्लीज़। ये देखिए सर। ऋषि नायक, ये ऋषि आपका ही एम्प्लॉय था ना? जी हाँ सर। मुझे इसके फोटोग्राफ्स और पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। ये देखिए सर। यही वो लड़का है जो पूजा को कॉलेज छोड़ने और पिकअप करने आता था? सर बहुत टाइम हो गया, ठीक से याद तो नहीं, पर शायद यही है। सर हमने ऋषि की फोटो असलम को दिखाई है जो कार रेंट पे देता है। असलम ने आइडेंटिफाई किया है कि ऋषि ने ही कार रेंट पे ली थी। नहीं सर, ये ऋषि नहीं, ये तो राजा है, और यही तो सुभाष भाई के यहाँ पेइंग गेस्ट में रहता था। राजा ही ऋषि है, ये खुलासा पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। पर क्या यह भी संभव था कि सारिका और सुभाष जानते थे कि राजा ही ऋषि है, लेकिन वो ये बात पुलिस से जानबूझकर छिपा रहे थे? राजा क्यों 2-2 नामों का सहारा ले रहा था? क्या इसके पीछे भी कोई राज था? इसे पहचानते हैं? सर ये तो राजा है, यही तो था हमारे यहाँ पेइंग गेस्ट। तब तो आपको यह भी पता होगा कि यही आदमी राजा और ऋषि नाम की 2 आइडेंटिटी के साथ जी रहा था। नहीं, ऐसा तो हमें कुछ पता नहीं था। मिस्टर मिस्त्री, आपको कई सारी चीजें नहीं पता। इस आदमी का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि इसका पूजा के खून से कोई वास्ता हो। सारिका जी, आपको तो जरूर पता होगा। जी नहीं।
सर, पूजा के यहाँ जो रघु नाम का नौकर काम करता था वो यूपी का रहने वाला है और 1 साल पहले काम छोड़कर वो वापस यूपी चला गया था। लेकिन सर कुछ ही दिनों बाद वो वापस मुंबई आ गया। सर इस रघु ने सुभाष के यहाँ से काम 7 अप्रैल को छोड़ा था, लेकिन सुभाष के लैंडलाइन नंबर के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक सुभाष के घर का कोई ना कोई सदस्य इस रघु के साथ जून तक लगातार कॉन्टैक्ट में था। कौन हो सकता है जो रघु से कांटेक्ट बनाए हुए था? सुभाष, सारिका या फिर पूजा? इस रघु को उठा लो और सारिका पर नजर रखो, क्योंकि अगर प्रदीप के बयान में जरा सी भी सच्चाई है तो सारिका राजा को बचाने की कोशिश जरूर करेगी। ठीक है सर, ऋषि तो वैसे ही बहुत चालू चीज था साहब। ऐसे तो पगार ज्यादा नहीं थी, फिर भी गाड़ी लेकर घूमता था और जब भी देखो सुबह में अलग लड़की, शाम में अलग लड़की होती थी। एक ही घर की माँ और बेटी दोनों को घुमा रहा था सर। ये लड़की थी क्या जिसे घुमा रहा था? हाँ, यही थी सर। और ये वो औरत थी? जी सर। आई थोड़ा तो खा ले। मुझे नहीं खाना। क्यों आई? तू खाएगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? ये ले खा ले। मुझे नहीं खाना बेटा, मेरे मन में एक बहुत बड़ा बोझ है। जब तक वो नहीं उतरता तब तक मैं ठीक नहीं हो सकती। क्या बोल रही है? कौन सा बोझ? मैंने किसी के ऊपर अन्याय होते देखा और मुझे सब पता होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे और तुम्हारे दिमाग पे ये जो सच्चाई का भूत सवार है ना, उसे उतार के फेंक दो। इसी में हम सब लोगों की भलाई है। यार मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, पर ये पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। एक बार केस हो गई तो 100 बार कोर्ट जाना पड़ेगा और मैं वो सब नहीं कर सकता। सुरेश, अगर मैं चुप रही तो मैं कभी खुश नहीं रह सकती। तुम जानते हो मैंने ये भूत का नाटक क्यों किया? क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगी तो जिंदगी भर मुझ पे ये बोझ रहेगा। सारिका, सारिका, देखो हमें मालूम है कि तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो वरना हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। दरवाजा तोड़ो। पकड़ो उसे। ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है, हम सब जान चुके हैं। तुम्हारे ही आशिक के साथ तुम्हारी बेटी का अफेयर था और इसी वजह से तुमने उसे मार दिया, है ना? सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने पूजा को नहीं मारा है। सर मैंने पूजा को नहीं मारा सर, मैं तो सारिका के कहने पर छुप कर बैठा हुआ था। अगर आपको हमारे अफेयर के बारे में पता चल जाता तो सीधा शक हमारे ऊपर ही जाता सर। अच्छा, बहुत बात बनता है तू सारिका की। कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट में सारा सच बाहर आ जाएगा। नहीं सर, मेरे आंखों के सामने खून हुआ था, वहां पे ये नहीं था और वहां पे कोई औरत भी नहीं थी। पकड़ो साहब। कहाँ भाग रहा है? बंद करो इसे। यही है वो, यही है वो। इसने उस लड़के को मारा था और मार के दफन कर दिया था। यही है वो।
चल बोल। सब सुभाष भाई क्या काम करता था साहब, तो राजा की बहुत ऐश थी साहब, इसलिए मेरी जान जलती थी साहब। कभी तैयार होगी मुझसे भी मिलने आ जाया करो। पूजा, मम्मी बुला रही है, मैं जा रही हूं। अरे सुनो ना। पूजा, नाश्ता कर लो। पूजा कहाँ गई? वो तो चली गई। कभी हमें भी नाश्ता करा दिया करो, जोड़ी तो भूखे है। साहब यही सोच के मैंने भी ऐसा ही किया साहब, जो इतनी ऐश काट रहा है तो मैं भी इस बहती गंगा में हाथ धो लूं। यही सोच के मैंने छोटी मैम साहब के ऊपर हाथ डाला साहब, और साहब ने पकड़ लिया और नौकरी से निकाल दिया मुझे। 11 तारीख को मैंने अपने 3 दोस्तों को बुलाया और छोटी मैम साहब को कॉलेज जाते समय रास्ते से उठा लिया साहब। ये एड्रेस बता सकती हैं आप? चल अंदर चल। रात होने तक साहब बगल वाली बस्ती के कमरे में रखा उसको, वहीं उनको मारने का प्लान था, पर मेरे दोस्त ने बोला कि बगल में एक प्लॉट खाली है काफ़ी सालों से, उसको वहीं मार के दफन कर देते। छोटी मैम साहब को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने मुझे याद किया। हाँ सर, मैंने मरवाया पूजा को। वो राजा से प्यार करने लगी थी, पर उसे मेरे और राजा के संबंध के बारे में कुछ नहीं पता था। जब उसे पता चला तो वो गुस्से में सब कुछ सुभाष को बताने गई। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पापा। सुभाष ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, पर ये बात हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई थी। पूजा ने रात दिन एक ही रट लगा रखी थी राजा से कि वो मुझे छोड़ दे और उससे शादी कर ले। इसीलिए मजबूरी में आकर मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। राजा को सेव करने के लिए मैंने पहले उसे घर से बाहर निकाल दिया, फिर रघु को पैसे देकर पूजा को मरवा दिया। ये पैसे रख, पूरे 60,000 हैं। इतने सारे पैसे? तुझे मेरा एक काम करना है। ऐसा कौन सा काम है मैडम? अच्छा होता अगर तुम्हारी असलियत सबके सामने नहीं आती, क्योंकि जैसा घिनौना काम तुमने किया है ना, किसी को भी ये जानकर विश्वास नहीं होगा कि ऐसी भी मां हो सकती है। एक मां जिसने एक बेटी को जन्म दिया, उसने ही उसका जीवन ले लिया। ऐसे अपराध न सिर्फ रिश्तों को कलंकित करते हैं, बल्कि रिश्तों पर के विश्वास को भी कमजोर करते हैं। सारिका को पूजा के कत्ल की साजिश के लिए और रघु और उसके साथियों को पूजा के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। रिश्तों में भी दायरे जरूरी हैं। रिश्तों की मर्यादा बनी रहे तो ही रिश्ते चल पाते हैं, और जब रिश्ते अपनों को छलने निकल पड़ते हैं, तब सारिका जैसे उदाहरण पैदा होते हैं जो सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी घातक होते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।